मेरा नाम अहम है। मेरे पिता सुबह सुबह साइकिल पर लोगों के घरों में अखबार दिया करते थे और जो पैसे उन्हें मिलते उनसे अपनी बूढ़ी पत्नी का इलाज करवाते थे। एक दिन मेरे पिताजी से मम्मी जी ने कहा कि आपसे मेहनत नहीं होती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मरना तो एक न एक दिन है ही। लेकिन मेरे पिताजी मम्मी के इलाज के लिए लोगों से भी तक मांगने पर उतर आए थे और ये सब देखकर मैं अपने पिता को बुरा भला कहने लगा था। और एक दिन तंग आकर मैं अपने माता पिता को ओल्ड एज होम ले आया था और तभी अचानक मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। मेरे दोस्त ने कहा कि अहम, तुम अपने पिता से मिले हो यार, उनसे कहो कि मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दें। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने कहा, तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, मेरे पिता की भला फैक्ट्री कैसे हो सकती है। उसने हंसते हुए कहा कि भाई, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, तुम अपने पिता चरण जी को नहीं जानते, उनका तो शहर में नाम मशहूर हो गया है। यकीन नहीं आता तो खुद ही अपने पिता से मिल लेना, तब पता चल जाएगा। मुझे अपने दोस्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मैंने उसकी बात अपने दिमाग से उतार दी थी, लेकिन जब एक दिन मैंने अपने पिता को बड़ी सी गाड़ी में बैठे हुए देखा तो मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी कैसे। मैं तो उनको ओल्ड एज होम छोड़कर आया था। जब मैं उनसे मिलने के लिए ओल्ड एज होम गया तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी थी, लेकिन कल रात बारिश होने की वजह से मौसम साफ था और ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अहम। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पिताजी थे। मैंने कहा कि जी पिताजी, क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर चलो। मैंने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा। मैंने कहा, पिताजी मुझे तो देर हो रही है, मैं माँ को पिछले हफ्ते ही तो डॉक्टर के यहाँ लेकर गया था, आप भी तो डॉक्टर के पास जा सकते हो ना। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे सुबह सवेरे अखबार देने के लिए जाना होता है और फिर मुझे दोपहर को अखबार की फैक्ट्री में जाना होता है। तुम तो अपनी माँ के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो, तुम तो अपने काम की काफ़ी छुट्टियां करते हो ना। मैंने झुंझलाकर कहा कि पिताजी, आपका क्या मतलब है कि मैं अपने काम की छुट्टियां करता हूँ। भला आपने मुझे कब देख लिया काम की छुट्टियां करते हुए। मुझे टाइम नहीं है और मैं कोई छुट्टी नहीं करता। पिताजी कहने लगे कि बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मेरा मतलब ये था कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। अब जब तुम्हारे पास अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाने का टाइम नहीं है तो कम से कम दवाई ही ला दो। तुम्हारी माँ की दवाई ख़त्म हो गई है और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी माँ को दिल की परेशानी है, एक टाइम की भी दवा नहीं मिले तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लाओ दो। पिताजी ने मेरे हाथ पर दवाई का पर्चा दिया। मैंने कहा, पिताजी आपको पता है कि मेरी सैलरी कितनी कम है, माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, हफ्ते के 4,000 और महीने के 16,000 रुपए की। इतने पैसे तो मैं कमाता भी नहीं हूँ जितने पैसे माँ की दवाई में चले जाते हैं। मैं अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा तो माँ की दवाई कैसे लाऊं। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज के इस झंझट से। पहले तो आप भी कुछ कर लिया करते थे, लेकिन अब अपने सारे काम छोड़ दिए हैं। पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैं काम तो करता हूँ मगर अखबार बेचने में इतनी कमाई नहीं है। मैंने कहा, आप तो बस यही बात कहकर साफ बच जाते हो। आप मुझे बताओ कि मैं अकेला कहाँ कहाँ धक्के खाऊं और क्या क्या करूं। ये सुनकर पिताजी ने दवाई की पर्ची वापस मेरे हाथ से लेकर लपेट ली और अपनी पैंट की जेब में रख ली और एक गहरी सांस भरकर स्टोर रूम से अपना पुराना साइकिल निकाला और बैठकर उसे खुद ही ठीक करने लगे थे। साइकिल के दोनों पहियों की हवा कम थी, पैदल ही उसे बाहर ले गए, हवा भरवाई और अखबार खरीदकर बेचने लगे। मैं तो खामोशी से अपने काम पर चला गया था। पिताजी ने अखबार बेचने का काम अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया था। शुरू शुरू में उनका ये काम बहुत अच्छा चलता था क्योंकि हर इंसान अखबार पढ़ने का शौकीन था और ख़बरों का ज़रिया सिर्फ अखबार ही था। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जैसे अखबार पढ़ना ख़त्म हो गया था। पिताजी ने बीच में ये काम छोड़ दिया था, लेकिन अब जब घर की मजबूरियां परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उन्होंने दोबारा से ये काम करना शुरू कर दिया था। और अब दोबारा से जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो उनका काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो कभी अखबार देने जाते थे तो कभी नहीं जाते थे।
आजकल लोग खबरें मोबाइल पर ही देख लेते थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अखबार पढ़ने का शौक है, और उन्हीं शौकीन लोगों की वजह से मेरे पिताजी को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। कभी उनकी बिक्री नहीं होती थी और कभी वो थोड़े बहुत पैसे घर ले आया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा मामूली होते थे। इस समय तो सोशल मीडिया ही चर्चा में है, और कहाँ ये अखबार। उस दिन भी मेरे पिताजी अखबार बेचने के लिए जगह जगह निकले थे। उनकी लगभग 300 रुपये की मजदूरी हुई थी। वो दवाई का पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर पर गए थे। मेडिकल स्टोर वाले ने एक नज़र पर्चे पर डाली और दूसरी नज़र मेरे पिताजी पर, और कहने लगा कि अंकल जी, दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं, इसमें तो एक ही गोली आएगी जो सिर्फ एक बार खाने के लिए होगी। पिताजी कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तो वही एक गोली दे दो। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। साथ साथ वो अपना पसीना भी पोंछ रहे थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और अब वो बूढ़े हो चुके थे। साइकिल चलाने से भी उनकी सांस फूल रही थी। उन्होंने अपने हाथ से ही अपनी पुरानी साइकिल को जैसे तैसे ठीक कर लिया था, लेकिन साइकिल भी ज़्यादा समय तक साथ नहीं दे सकती थी। मेरे पिताजी के टांगों में बहुत दर्द होता था, क्योंकि वो चलकर लोगों के घरों में जाकर उनको अखबार देकर आया करते थे, और ज़्यादा चलने की वजह से उनको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो अपने शरीर को थकाते भी थे और अखबार भी ज़्यादा नहीं बिकते थे, इसीलिए उन्होंने अखबार बेचना भी छोड़ दिया था और थकना भी। लेकिन अब जब मैंने दवाइयाँ लाने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने मजबूरी में अपनी साइकिल निकालकर ठीक कर ली थी। ये उनका ऐसा समय चल रहा था जब उन्हें अपनी औलाद से बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी औलाद तो एक एक करके उनकी उम्मीद को तोड़ रही थी। पिताजी जब तक दवाई लेकर घर पहुंचे तो बुरी तरह से हाफ रहे थे। आते ही उन्होंने दवाई मम्मी को दी और कहा कि ये खा लो। मेरी मम्मी, जिनकी दवाई ना खाने की वजह से तबीयत खराब हो रही थी, वो कहने लगी कि ये दवा आप कहाँ से लाए हो? अहम ने तो साफ मना कर दिया था ना। पिताजी ने मम्मी से कहा कि बस अपना काम शुरू करके थोड़े बहुत पैसे मिल गए थे। सोच रहा हूँ कि अखबार बेचने से थोड़े बहुत पैसे मिल ही जाते हैं। खाली घर में बैठने से तो अच्छा है कि वही पैसे हाथ लग जाएं। तुम्हारी दवाई का खर्चा भी निकल जाया करेगा। आज भी मैंने कुछ अखबार ही बेचे थे, 300 रुपये मिले तो तुम्हारे लिए दवाई ले आया। जानता हूँ कि दवाई पूरी नहीं है, मगर तुम्हारी दवाई बहुत महंगी थी और मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे। इतना कहकर पिताजी ने मेरे छोटे बेटे, मतलब कि अपने पोते से कहा था कि बेटा, मुझे पानी पिला दो। मेरे छोटे बेटे मुकुल ने अपने दादाजी को वाटर कूलर से निकालकर पानी उनके हाथ में दिया, तो पिताजी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद देने लगे। मैं तो अपने काम पर बिजी था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ने कितनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद माँ की दवाई का इंतज़ाम किया। जब मेरा बेटा अपने दादाजी का आशीर्वाद ले रहा था, ये सब कुछ मेरी पत्नी दरवाजे से खड़ी हुई देख रही थी। उसके माथे पर तेवर चढ़े हुए थे, मुंह में बड़बड़ाने लगी। दवाई का मन किया तो कैसे उसने अपनी पुरानी साइकिल को ठीक करके अखबार बेचना शुरू कर दिया। बेटे का तो कोई एहसास ही नहीं है। पता है कि बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, उसका अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो बस अपनी ही परवाह रहती है। मेरा पति अकेला धूप में जाकर कमाता है, फिर जाकर खर्चे पूरे होते हैं। इंसानियत तो है ही नहीं इन लोगों में। फिर वो आगे बढ़ी और मुकुल से कहने लगी कि तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, चलो जाओ अपने कमरे में, और ख़बरदार जो इस कमरे में आए तो तुमसे मना किया है ना कि दादी जी की तबीयत ख़राब रहती है, उनके कमरे में ज़्यादा मत आया करो। अगर तुम्हारी भी तबीयत ख़राब हो गई तो तुम्हारे पिता का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले ही वो काफ़ी सारे लोगों का इलाज करवा रहे हैं। चलो अपने कमरे में पंखा चलाकर बैठो, यहाँ इन दोनों की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात मेरी पत्नी ने मेरी माँ और मेरे पिता की तरफ देखते हुए कही थी। मेरे माता पिता ने खामोशी से सब सुन लिया था। मुकुल अपनी माँ का चेहरा देखता रह गया था और फिर अपने कमरे में चला गया। मेरे दो ही बेटे थे। एक बेटा 10 साल का था, शरद, और दूसरा बेटा 8 साल का था, मुकुल। मैं एक मामूली सी कंपनी में नौकरी किया करता था। मेरी सैलरी अच्छी थी, लेकिन मेरी पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी कि मैं अपने माता पिता पर पैसा खर्च करूं। मेरी शादी पसंद से नहीं हुई थी, बल्कि मेरी मम्मी ने खुद अपने इकलौते बेटे के लिए नीलम को पसंद किया था। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उन्होंने मेरी परवरिश अच्छी की थी, मुझे इंटर तक शिक्षा भी दिलवाई थी अपनी मेहनत की कमाई से। मेरे पिता ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया था। मेरी शादी भी बहुत धूमधाम से की थी।
मगर जब मेरी पत्नी घर में आई तो उसने मुझे मेरे माता पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो हमेशा मेरे माता पिता को बुरा ही कहती थी। उसने कभी मेरे माता पिता की तारीफ नहीं की थी। वो हमेशा यही कहती थी कि तुम अकेले हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारा ख्याल नहीं करते। घर का सारा बोझ तुम पर डाल दिया है। पहले पहले तो मुझे लगता था कि वो गलत कह रही है, लेकिन जब वो हमेशा ही इसी तरह की बातें करती रहती थी तो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि एक तरह से वो ठीक कह रही है। अगर मेरी शादी हो गई है, मैं कमाने लायक हो गया हूँ, तो पिताजी को सारा बोझ मुझ पर नहीं डालना चाहिए। खुद भी तो वो कुछ कर सकते हैं ना। जिस तरह सारी जिंदगी उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, उसी तरह आगे भी नहीं रख सकते क्या? अब क्यों मेरे पैसों पर नज़र रखते हैं? फिलहाल जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। मेरी पत्नी मेरे माता पिता को कोई काम नहीं करना चाहती थी। वो अपने सास ससुर की रोटी जब तक बनाती थी, मुंह में ही बड़बड़ाती रहती थी। उसे मेरे माता पिता की सेवा करना, उनके काम करना, यहाँ तक कि उनके घर में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वो मेरे बच्चों की माँ थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरी फिक्र करती थी, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता था। वो जब भी मेरे माता पिता का कोई काम करती तो कहती कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे तुम्हारे माता पिता का काम नहीं होता। ये नहीं कि तुम्हारी माँ घर का कोई काम कर लिया करे, मगर मेरी मम्मी तो बीमार थी, वो कैसे घर का कोई काम कर सकती थी? जब मेरी मम्मी सेहतमंद हुआ करती थी, तब घर के सारे काम अकेले ही किया करती थी, लेकिन नीलम को तब भी उनसे दिक्कत होती थी, जब वो घर का कोई काम नहीं करती थी। मेरे माता पिता ने शुरू से ही नीलम की हर बात को बर्दाश्त किया था। मेरी मम्मी की तबीयत अब ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टर ने अब उनको ज़्यादा चलने फिरने और काम करने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो बैठे बैठे कोई ना कोई काम कर लिया करती थी। जैसे सब्जी काट दिया करती थी, आटा गूंद दिया करती थी और सिलाई का भी काम कर लेती थी। नीलम को सिर्फ खाना या रोटी बनानी पड़ती थी, लेकिन रोज़ मेरे ऑफिस से आते ही वो रोना शुरू कर दिया करती थी। कहती थी कि तुम्हारे घर में काम ज़्यादा बढ़ गया है, तुम्हारी माँ कोई काम नहीं करती और पिता बैठे बैठे काम बढ़ाते रहते हैं। मुझसे घर का कोई काम नहीं होता, मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हारी माँ तो जब से डॉक्टर ने मना किया है तो उन्होंने कसम ही खा ली है कि कुछ नहीं करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मैं कहता था तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो मैं पहले से ही ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मुझे घर आने के बाद अच्छा माहौल चाहिए होता है, ठंडा पानी चाहिए होता है, सर का दर्द कम करने के लिए चाय चाहिए होती है, मगर यहाँ तो हर रोज़ तुम्हारे मुंह से नई शिकायत सुनने को मिलती है। मेरे पास बहस सुनने का वक्त नहीं होता। तुम्हें जो ठीक लगे कर लिया करो, काम करने का मन करता है तो कर लो और नहीं चाहता तो मत किया करो, लेकिन रोज़ रोज़ मेरा दिमाग मत खाया करो। मैं जैसे तैसे नीलम से अपनी जान छुड़ा लिया करता था। मेरी पत्नी ने मुझे इस बात पर तैयार कर लिया था कि मैं अपनी मम्मी की दवाई ना लाया करूं, और यही हुआ था। जैसे ही मैंने पिताजी से मम्मी की दवाई लाने को मना किया था, पापा ने दोबारा मेरे सामने कभी मम्मी की दवाई को नहीं कहा था, ना ही उनको डॉक्टर के ले जाने की बात कही थी। खुद मेहनत करने लगे थे, अखबार बेचते थे, अपनी और मम्मी की कोई परेशानी भी नहीं सुनाते थे। किस्मत को उन पर रहम आया तो 3-4 लोगों ने उनसे अखबार खरीदने के लिए कह दिया था, और वही वो पुराने लोग थे जिन्हें अखबार पढ़ने की आदत थी और अभी भी वो सुर्खियां अखबार में ही पढ़ते थे। पिताजी जैसे खुश हो गए थे। रोज़ सुबह सवेरे वो बिना नाश्ता किए अखबार बेचने के लिए निकल जाते थे। रोज़ सुबह सवेरे वो बिना नाश्ता किए अखबार बेचने के लिए निकल जाते थे। 5-6 घरों में अखबार दिया करते थे। अखबार चलते फिर लोगों को रिक्वेस्ट करके बेचा करते थे कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लानी है, भगवान के लिए एक अखबार खरीद लो, मुझ पर कुछ तरस खा लो। कुछ लोग तो उन पर तरस खाकर अखबार खरीद लेते थे। उन्हीं पैसों से वो रोज़ रोज़ मम्मी की दवाई लेकर आ जाते थे। एक दिन जब घर आए तो मेरी पत्नी का मुंह बना हुआ था। वो तो वैसे ही मेरे माता पिता से खुश नहीं रहती थी, लेकिन जब वो पिताजी को काम करते हुए देखती थी तो और ज़्यादा मूड ख़राब कर लेती थी। उसका मकसद होता था कि मेरे माता पिता अपना गुजारा अपने पैसों से किया करें, वो उसके पति की कमाई से कोई मतलब ना रखें। नीलम कहने लगी कि पिताजी घर में राशन ख़त्म हो गया है, राशन आएगा तभी खाना पकेगा। पिताजी नीलम से कहने लगे कि बेटी, तो तुमने इस बारे में हमसे क्यों नहीं कहा, वो ले आता राशन। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मेरे पति को आखिर आप लोगों ने समझ क्या रखा है? वो क्या चलती फिरती मशीन है जो सारा दिन काम करता रहेगा? अरे अभी तो वो आपकी पत्नी की दवाई लेकर आया है,
200 बचे हुए हैं, हमारा भी अपना कुछ खर्च होता है। जाइए, जाकर अपने कमरे में बैठकर अपने बेटे की कमाई के फल खा लीजिए, क्योंकि आपके बेटे को माता पिता से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी है। थोड़े से पैसे बचे थे, उनके भी फ्रूट्स ले आए आपकी पत्नी के लिए, और आप कहते हैं कि राशन भी वही लेकर आए। सब कुछ मेरे पति की जिम्मेदारी नहीं है। आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो घर की जिम्मेदारी भी उठा लीजिए। आज तो मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए गए, क्या बनाऊं मैं? नीलम का इसी बात से मूड खराब था कि मैं अपनी बीमार मम्मी के लिए फल क्यों लेकर आ गया। इसी गुस्से में उसने उस दिन खाना नहीं बनाया था। पिताजी उसकी बातें सुनकर खामोश हो गए थे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो जानते थे कि बहू शुरू से ही बहुत ज़्यादा बदजुबान है, इसलिए उसे क्या ही कहना। वो नज़र झुकाकर जाने लगे, मगर भूख बहुत तेज़ लग रही थी। फिर 1 मिनट के लिए रुके और नीलम से कहने लगे कि बहू, किचन में देख लो, दाल चावल जो भी हैं पका लो, मुझे भी भूख लगी है, और तुम्हारी माँ जी को भी दवाई देनी है। खाली पेट पर वो दवाई नहीं खा सकती। मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे कि तुम्हारी माँ जी की दवाई लेकर आ सकूं। नीलम ने कहा, अगर अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल था तो थोड़ा बहुत हम लोगों का भी ख्याल कर लिया करो। क्या हमेशा बस अपनी पत्नी की दवाई के पैसों के लिए ही कमाई करते रहते हो? अरे कभी कभी घर का भी कुछ सामान ले आया करो, कभी कभी पोतों के लिए भी कोई चीज़ ले आया करो। चलिए, मैं तो आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, बहू हूँ। मेरे लिए न सही, लेकिन पोते तो आपके सगे हैं। ये सुनकर दरवाजे पर खड़ी मेरी मम्मी ने फौरन मेरे हाथ के लाए हुए फल नीलम को दे दिया और कहा, बहू तुम गुस्सा मत करो, ये लो, ये रहे फल, बच्चों को काट कर खिला दो। नीलम ने फौरन ही फल की थैली अपने हाथ में ले ली। नीलम तो वहां से चली गई थी, लेकिन जब पिताजी कमरे के अंदर गए तो टेबल पर एक सेब रखा हुआ देखा। मम्मी ने सेब काटकर पिताजी के आगे रख दिया और कहने लगी कि आप भी कुछ खा लो, मैंने ये आपके लिए बचा लिया था। मैं जानती हूँ आप बहुत थक गए हो, आपको भूख लगी है, आप बहुत मेहनत करते हो। पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम खाओ, डॉक्टर ने तुम्हें फल खाने को कहा है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसी शाम जब मैं घर आया तो देखा कि घर में कुछ बना हुआ ही नहीं था, तो मेरी पत्नी और बच्चों को तैयार होने की एडवाइस देने लगा। कहने लगा कि चलो तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ता हूँ, यहाँ तो जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा घर में कुछ बनेगा ही नहीं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल चला आया था। घर में मेरे माता पिता भूखे बैठे हुए थे। पिताजी खुद ही किचन में जाकर इधर उधर देखने लगे तो देखा कि राशन का सारा सामान मौजूद है। दाल भी पड़ी थी, चावल भी थे, आटा भी मौजूद था, लेकिन नीलम ने जानबूझकर कुछ नहीं बनाया था। उन्होंने जल्दी मम्मी से पूछकर दाल बनाई थी, क्योंकि उन्हें भूख बहुत तेज की लगी थी, और दूसरी तरफ मम्मी की दवाई की भी फिक्र हो रही थी। एक तरफ उन्होंने दाल बनाने रख दी थी, तो दूसरी तरफ अपने हाथों से आटा गूंदने लगे थे। जैसे तैसे उल्टी सीधी रोटियां बनाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को बाजार के खाने के लिए मना किया था। इसलिए उन्होंने खाना बनाकर जब अपने हाथ से अपनी पत्नी के मुंह में डाला तो तभी बाहर का दरवाज़ा खुला था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। जब पिताजी को दाल और रोटी माँ को खिलाते हुए देखा तो मैं माथे पर बल डालकर अपने कमरे में चला गया था। जब हम सब लोग कमरे में मौजूद हो गए तो मेरी पत्नी गुस्से में मुंह बनाते हुए कहने लगी कि देख लिया तुमने अपने पिता की हरकत। तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया और अपने हाथों से ही उन्हें खिला रहे थे, और एक तुम हो, तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपने माता पिता ही नजर आते हैं। मैंने झुंझलाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? दवाइयाँ तक तो मम्मी की मैंने लानी छोड़ दी हैं, और अभी भी तुम्हारे मायके का बहाना करके तुम लोगों को होटल में खाना खिलाकर ला रहा हूँ। क्या हो गया अगर पिताजी ने मम्मी के लिए खाना बना लिया तो? नीलम कहने लगी, अच्छा ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, तुमने कभी मेरे लिए कुछ बनाया है? तुमने तो कभी मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बनाई है। बस मैं ही सारा दिन इस घर में नौकरानियों की तरह इधर से उधर घूमती रहती हूँ और सबकी परवाह करती रहती हूँ। तुम्हें तो कभी इतनी तमीज़ ही नहीं हुई कि अपने माता पिता से ही कुछ सीख लो। मैंने आंखें चढ़ाई और कहने लगा कि ठीक है, मैं ये सारे काम सीख लेता हूँ, मगर मेरी जगह कमाने के लिए तुम चली जाओगी? देखो, मेरा दिमाग ख़राब मत किया करो। ये कहकर तकिया सीधा करके मैं सो गया था। मेरी पत्नी को मेरी बात का बुरा लग गया था और वो बैठे बैठे आंसू बहाने लगी थी कि मेरा तो मेरे पति को ही कोई एहसास नहीं है, ना ही मेरी कोई कदर है। नीलम ने कहा कि मेरे भैया ने मेरे लिए कुछ पैसे भेजे हैं। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़े होकर खाना बनाती हूँ तो होश उड़ जाते हैं, अंदर जाकर पंखे की हवा भी नहीं लगती। सोच रही हूँ कि भैया ने जो पैसे भेजे हैं
उनसे एक एसी खरीद लेते हैं। मैंने अपना बाजू अपनी आंखों से हटाया और कहने लगा, और उस एसी का जो बिल आएगा वो कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। देखो, साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो इतनी सैलरी नहीं है कि मैं एसी का भी बिल भर सकूं। तुम्हें पता है कि बिल बहुत महंगा आता है। वो कहने लगी, तो बिल अपने पिताजी के सर पर डाल दो। जब वो तुम्हारी माँ के लिए दवाइयाँ ला सकते हैं तो क्या बिल नहीं दे सकते? वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को भी कहा है कि ठंडी जगह पर रहा करें, और आंगन में शाम के बाद ही थोड़ा मौसम बेहतर होता है। पूरा दिन तो वो भी पसीने में भीगती रहती है। अच्छा है अगर हमारे कमरे में एसी लग जाए तो तुम्हारी मम्मी भी एक तरफ अपना बिस्तर डालकर लेट जाया करेंगी। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक से लगी थी, इसलिए मैंने अगले ही दिन पिताजी से बात की। मैंने उनसे कहा, पिताजी, नीलम के भैया ने उसे पैसे भेजे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कह रहे हैं कि तुम इन पैसों से अपने घर में एसी लगवा लेना, और नीलम भी कुछ ऐसा ही चाहती है कि हम अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं। मम्मी और आप भी हमारे कमरे में ही बिस्तर डालकर लेट जाया करो। वैसे भी डॉक्टर ने मम्मी को गर्मी से बचने के लिए कहा है। ये सुनकर पिताजी खुश हो गए थे और कहने लगे कि अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो लगवा लो। मैंने पिताजी से कहा, लगवाने को तो लगवा लेता हूँ, लेकिन बात यह है कि आप तो जानते हो कि मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं घर के खर्चे ही मुश्किल से पूरे कर पाता हूँ, एसी का बिल नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप अखबार बेचकर इतने पैसे जमा कर लो कि बिल भर लिया जाए तो मैं ऐसी लगवा लेता हूँ। आखिर फ़ायदा तो मम्मी को ही होगा। ये सुनकर पिताजी ध्यान से मेरी शक्ल देखने लगे थे, जैसे उनको मेरे ऐसे शब्दों की उम्मीद ही न थी। पिताजी सुन होकर मेरी शक्ल देखने लगे थे। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, क्योंकि मैं हर संडे अपनी फैमिली को घुमाने के लिए लेके जाता था, सिवाय अपने माता पिता को छोड़कर। हम लोग खाना भी बाहर ही खाया करते थे। पिताजी ने कभी मेरी इस हरकत पर मुझे टोका नहीं था, और ना ही कभी मुझे ये ख्याल आया था कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ लेकर चलूं या उन्हें भी अपने साथ ले जाऊं। हाँ, कभी खाना ज़्यादा ऑर्डर हो जाता और वो बच जाता तो मैं वो पैक करवा कर ले आता था और वो अपने मम्मी पापा को दे दिया करता था, वरना मैं अलग से उनके लिए कभी कुछ लेकर नहीं आया था। पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैं कैसे बिल जमा कर सकता हूँ? मैं तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ। वो भी तुमने साफ कह दिया है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा, जहाँ आप मम्मी की दवाइयों के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हो, ऐसे ही बिल के लिए भी कर सकते हो। उसमें फ़ायदा तो मम्मी को भी होगा। मेरी पत्नी तो एसी के लिए पहले ही पैसे दे रही है। मैं कुछ नहीं जानता। एसी भी लगेगी और बिल भी आप ही दोगे। अब पिताजी के पास बहुत बड़ी मजबूरी थी मेरी बात मानने की। उन्होंने अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अखबार ज़्यादा नहीं बिकते थे, इसलिए उन्होंने ये किया कि साथ में मजदूरी भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन वो खुद कमज़ोर थे, बूढ़े हो चुके थे, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी मेहनत मजदूरी पर नहीं लगाया था। सारी ज़िंदगी खुद अखबार बेचकर मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई थी, और मैं एक अच्छी नौकरी करता था। मैं चाहता तो अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा भी उठा सकता था, लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर मैं इनकार कर चुका था, क्योंकि नीलम मुझे हर कीमत पर ये जताती रहती थी कि मैं अपने पिता को देखा करूं, वो इस उम्र में भी अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। वो कहती थी, एक तुम हो जिसे मेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं है। फिर पिताजी ने जब कुछ ना बन पड़ा और मेहनत से वो बहुत ज़्यादा थकने लगे, तो उन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी थी। वो हर किसी से यही कहते थे कि मेरे पास मेरी पत्नी की दवाइयों के पैसे नहीं हैं, भगवान के लिए मेरी मदद करो। लोग उनकी मदद कर देते थे, जिससे वो मेरी माँ की दवाइयाँ भी ले आते थे और एसी का बिल भी दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट के बाहर मैंने देखा कि मेरे पिताजी भी वहाँ पर भीख मांग रहे थे। मेरे दोस्तों ने भी ये सब कुछ देख लिया, क्योंकि वो मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और फिर जब उन्होंने मेरे पिता की ऐसी कंडीशन देखी तो वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। एक ने तो सवाल किया कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये क्या कर रहे हैं? दूसरा कहने लगा, अरे अरे, ये तो भीख मांग रहे हैं। तीसरा कहने लगा कि कितनी शर्म की बात है अहम, तुम अच्छी नौकरी करते हो, अच्छी पोस्ट पर हो, और तुम्हारे पिता यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों के सामने जैसे मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मुझे दिल ही दिल में पिताजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पिताजी मेरे दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे थे, ताकि मैं मजबूर होकर दवाइयाँ और एसी का बिल खुद दे दिया करूं। जितनी भी मेरी सैलरी थी
उसमें मेरा आराम से गुजारा हो रहा था। मैं चाहता तो बिल भी दे सकता था, माँ की दवाइयाँ भी ला सकता था और घर का भी सारा खर्चा आराम से कर सकता था। लेकिन पत्नी के दबाव में आकर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो वो रोज़ नया हंगामा खड़ा कर देती, रोज़ मुझे ताने दिया करती थी। फिलहाल इधर आते ही मेरे लिए एक तमाशा खड़ा हो गया था। जब मैं घर आया तो मैंने पिताजी से कहा कि आप जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर भीख मांग रहे थे जहां मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मेरे दोस्तों ने आपको देखकर मेरा मजाक उड़ाया। अगर आपने दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो देख लेना मैं आपका क्या हाल करता हूँ, आप दोनों का। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। ऊपर से मेरी पत्नी भी मुझे भड़का रही थी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इज्जत की अर्थी निकाल दी है, तुम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। उस दिन मेरी मम्मी रोती रही थी और हाथ जोड़कर पिताजी से कहने लगी, आप मेरी खातिर ये सब कुछ करना छोड़ दो, मुझे वैसे भी एक न एक दिन मर ही जाना है। दवाई ना मिली तो थोड़ा पहले ही मर जाऊंगी, मगर मैं भी आपको परेशान नहीं देखना चाहती। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर भी मुझे जवाब दे चुका है। आप मेरी खातिर इतनी मेहनत क्यों करते हो और लोगों से मदद क्यों मांगते हो, जिससे मेरे बेटे की इज्जत को दाग लग सकता है। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, अगर हमारा बेटा चाहे तो घर का सारा खर्चा अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। जैसा इसकी पत्नी कहती है ये वैसा ही करता है, उसी की सुनता है। उसे अपने माता पिता की कोई परवाह ही नहीं है। अगर तुम्हारा ख्याल मैं भी ना रखूंगा तो फिर कौन रखेगा। मैं मेहनत करूंगा और कमाऊंगा, और अगर कुछ ना बन पड़ा तो लोगों से भी भीख मांगूंगा, क्योंकि हमारे बेटे की पत्नी को ये सब बर्दाश्त नहीं कि मैं तुम्हारी दवाइयाँ लाता हूँ। एक हफ्ते के बाद ही पिताजी एक इंसान से पैसों की मदद मांग रहे थे ताकि मम्मी को डॉक्टर के पास ले जा सके, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हर 2 महीने बाद मेरे पास चेकअप के लिए आना ज़रूरी है, और उस डॉक्टर की फ़ीस 2,000 रुपये थी। मैं जानता था कि पिताजी के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते थे ताकि मम्मी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अब 2,000 फीस के और फिर दवाइयाँ, फिर रिपोर्ट्स, उन सब का मिलकर काफ़ी ज़्यादा खर्चा बैठता था। इतने पैसे तो वो कमाते भी नहीं थे। उन्होंने जिस घर में अखबार देने का काम पकड़ा था, वही उस इंसान से कहा कि वो उनकी फाइनेंशियल मदद कर दे। उन्हें अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वो इंसान कहने लगा कि मेरे बेटे का ये ऑफिस है। एक कार्ड उसने निकाल कर पिताजी के हाथ पर पकड़ा दिया था और कहा था कि जाकर उससे मदद मांग लो, ये तुम्हें पैसे दे देगा। फिलहाल मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पिताजी खुशी खुशी साइकिल पर बैठकर उनके बेटे के ऑफिस चले गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस ऑफिस में मैं भी काम करता हूँ। जब पिताजी ने जाकर मेरे बॉस से पैसे मांगे तो वो पहचान गए थे कि वो मेरे पिता हैं। उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाकर मेरी खूब बेइज्जती की और कहने लगे, जब तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है तो क्या तुम अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकते। तुम्हारे पिता मेरे पास भीख मांगते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि मैं उनकी पत्नी के डॉक्टर का खर्चा उठा सकूं। बॉस ने मुझे अच्छा खासा डांट दिया था। मुझे उनके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उस दिन मैंने अपने पिता को घर ले जाकर जोर से ज़मीन पर धक्का दे दिया था। ये देखकर मेरी मम्मी ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वो रोने लगीं, चीखने चिल्लाने लगीं, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो अपने पिता के साथ। मेरी पत्नी एक तरफ खड़े होकर मज़े ले रही थी। मैं अपने पिता पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मेरी पत्नी और बच्चों को कौन पालेगा। आपको आखिर क्या ज़रूरत थी वहाँ तक पहुँचने की। मेरे दोस्तों के सामने तो आप मेरी बेइज्जती करवा ही चुके हो, अब मेरे ऑफिस तक भी पहुँच गए। आपको शर्म नहीं आई। मैं अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी कहने लगे कि बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तुम अपने पैसे मुझसे छुपाते हो। अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने के लिए तो तुम्हारे पास काफ़ी पैसे होते हैं, मगर जब बात माता पिता की आती है तो तुम अपने पैसों का रोना रोते रहते हो। मैं अपनी पत्नी का इलाज ज़रूर करवाऊंगा, चाहे मुझे जिससे भी मर्जी भीख मांगनी पड़े। जब तुम्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं तो फिर मैं जो करता हूँ तुम मुझे करने दो। मैंने गुस्से से कहा कि अच्छा, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि आप ये सब कैसे करते हो। पिताजी खड़े हो गए और कहने लगे, मैं देखता हूँ कि तुम मुझे आखिर कैसे रोकते हो। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत देख ली मैंने तुम्हारी हरकतें, मगर अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिताजी की बात सुनकर मैंने उन्हें एक जोरदार धक्का मारा था। वो जमीन पर दोबारा से गिर गए थे
और इस बार उनके सर पर चोट भी आई थी। मम्मी लपक कर आगे बढ़ी थी और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने पिता को जलील कर रहे हो। मैंने कहा कि नहीं आती। अगर इनकी वजह से मेरी नौकरी छूट गई तो देख लेना कि मैं आप लोगों का क्या हाल करता हूँ। मेरी पत्नी खड़ी तमाशा देख रही थी। उसने मौके का फायदा उठाया और कहने लगी, अरे आप अपने माता पिता को घर से क्यों नहीं निकाल देते? इन्हें ओल्ड एज हाउस छोड़ आओ, वही लोग इनका खर्चा उठाएंगे, इनका इलाज भी पूरा करवा देंगे। मुझे भी एक तरह से ये बात बिल्कुल ठीक लगी थी। मैंने देखा था कि मेरे माता पिता की आंखों में रिक्वेस्ट भरे आंसू थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी रोती हुई आंखें मुझसे कह रही हैं कि बेटा, हमारे साथ ऐसा मत करो। मगर अब मैं कुछ भी खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले ही मेरी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। मेरी पत्नी की एडवाइस मुझे अच्छी लगी थी। मैंने तभी फ़ोन करके टैक्सी मंगवाई और अपने माता पिता को टैक्सी में बिठाकर उनका सामान भी टैक्सी में रखवा दिया था। शायद उन दोनों पति पत्नी में आपस में कोई बातचीत हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने मुझसे कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठकर चले गए थे। मैंने टैक्सी वाले को ओल्ड एज हाउस का पता दे दिया था कि इन दोनों को वहां पर छोड़ देना और जेब से किराया भी दे दिया था। वो टैक्सी वाला मेरे माता पिता को ओल्ड एज हाउस छोड़कर आ गया था। इस सब से मेरी पत्नी बहुत खुश थी। कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब कम से कम तुम्हारी बदनामी तो नहीं होगी। मेरी मम्मी पापा ओल्ड एज हाउस में रहने लगे थे। फिर मैंने कभी उनको पलटकर नहीं देखा था, ना ही उनकी कोई खैर खबर ली थी कि मेरे माता पिता आखिर किस हाल में हैं और वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी जो सैलरी आती थी वो मेरी पत्नी अपने पास रख लिया करती थी। बच्चों के भी अब अच्छे और महंगे कपड़े बनवा रही थी। एक दिन मेरी पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ कीर्तन में गई हुई थी। वहाँ एक औरत ने बड़े बुजुर्गों की अहमियत के बारे में बताया कि घर में माता पिता या सास ससुर का होना कितना ज़रूरी है। जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे घर पर बना रहता है। इतनी अच्छी बातें सुनकर मेरी पत्नी के सर पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने उल्टा घर आकर मुझसे कहा था कि ये सारी बातें बेकार होती हैं। तुमने अपने माता पिता के साथ कुछ बुरा नहीं किया, जो कुछ किया ठीक किया, वो इसी के लायक थे, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें बदनाम कर रहे थे। तुम्हारे बॉस से पैसे मांगकर तुम्हारी नौकरी छीनना चाहते थे। मैंने सबको यही कहा था कि मैंने अपने माता पिता को ऋषिकेश घूमने के लिए भेज दिया है। जब मैंने ये बात अपने बॉस को भी बताई तो वो भी बहुत खुश हुए थे। अब मेरी पत्नी अपने मायके वालों को खूब अपने घर बुलाया करती थी, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया करती थी, अपनी दोस्तों को भी बुलाती थी। मेरे तो होश तब उड़े जब अचानक से मेरी नौकरी चली गई। मेरे बॉस ने कहा कि हमें तुमसे भी अच्छा एक जवान लड़का काम करने के लिए मिल गया है और पिछले 3 महीनों में हमें उसके आने से जितना फ़ायदा हुआ है, जितना पिछले 3 सालों में नहीं हुआ। अचानक नौकरी चले जाने की वजह से मेरे होश उड़ गए थे कि अब मेरे साथ क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। जितनी मेरी जमा पूंजी थी वो सारी खर्च हो गई थी। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ इंटर ही किया था, मगर इस हिसाब से मुझे इस कंपनी में नौकरी मिली थी कि मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। भले ही मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं दिमाग का बहुत तेज़ था, मगर अब मेरा दिमाग भी किसी के काम नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी भी परेशान हो गई थी। उसने अपने भाई से कुछ पैसे मांग लिए थे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। कहा था कि अभी कुछ समय पहले ही तो पैसे दिए थे, अब क्या तुम्हें बार बार पैसे देता रहूं? मेरा अपना परिवार नहीं है क्या? तुम्हें एसी भी लगवा कर दे दिया, अब मैं कहाँ से तुम्हें पैसे देता रहूं? मैंने बहुत कोशिश की थी कि मेरी नौकरी किसी और जगह लग जाए, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि कोई मामूली भी नौकरी नहीं मिल रही थी। न जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। अब तो मेरी पत्नी के सारे जेवर बेचने की नौबत तक आ गई थी। वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसने मेरी सैलरी से पैसे बचा बचा कर अपने जेवर बनवाए थे। वही पैसे जिससे पहले कभी मेरी माँ की दवाई आती थी, लेकिन मेरी पत्नी ने वो सारे पैसे मेरी सैलरी से लेकर जमा किए थे और सुनार की दुकान से जो पसंद आता था वो खरीद लिया करती थी। अब वही सारा जेवर उसे बेचना पड़ रहा था और वो सब बेचकर घर के कई खर्चे पूरे कर रही थी। अब तो हालत ये हो गई थी कि सब कुछ बिक गया था, यहाँ तक कि एसी भी बिक चुका था। मैं अपने बुरे हालात में इतनी बुरी तरह से घिर गया था कि मैंने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया था, उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो लोग कैसी कंडीशन में थे। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार, मेरे लिए कहीं किसी नौकरी का बंदोबस्त करो।
उसने 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम अपने पिता के पास क्यों नहीं चले जाते, वो तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मजाक कर रहा है। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। घर की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे। मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरी माँ का फ़ोन आया है। माँ कहती है कि कुछ दिन के लिए तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देती हूँ, मगर मेरे पैसे वापस कर देना, क्योंकि वो मुझे अभी तक भैया के पैसों में से बचा बचा कर काफ़ी पैसे दे चुकी है। आज घर में कुछ नहीं बना है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जाओ और जाकर माँ से पैसे ले आओ, वरना आज हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरी पत्नी का मायका हमारे घर से काफ़ी दूर था। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार तो था, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं किराया भी दे सकूं और अपनी ससुराल तक पहुंच सकूं। फिर मेरी नज़र मेरे पिताजी की वही पुरानी टूटी फूटी साइकिल पर गई, जिस पर वो अखबार बेचा करते थे। मैंने उसे निकाला और उस पर बैठकर अपनी ससुराल जा रहा था, जब अचानक मेरी नज़र नीले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी। मेरे पिताजी उस बड़ी सी गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने महंगा सा सूट पहना हुआ था और उन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वो मेरे पिताजी हैं। शक्ल वही थी मगर रूप बदला हुआ था। मैं पिताजी को आवाज़ देने लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिताजी को मेरी आवाज़ गई ही नहीं थी। उनकी गाड़ी काफ़ी दूर तक बढ़ गई थी, लेकिन मैंने साइकिल उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी थी। पिताजी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि पिताजी का इतना अच्छा गेटअप कैसे हो सकता है। उनको तो मैं ओल्ड एज होम तक छोड़कर आया था। मेरी आंखों ने कोई भी धोखा नहीं खाया था। जब मैं उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए एक बड़े से बंगले पर पहुंचा, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। पिताजी की गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने आकर रुकी थी और उससे कुछ ही दूरी पर मैंने अपनी साइकिल रोक दी थी और मैं खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। पिताजी उस गाड़ी से बाहर निकले। ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था, वो पिताजी ही थे। और फिर वो उस बड़े से बंगले के अंदर चले गए। मैं खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। मैं बंगले के अंदर जाना चाहता था, मगर बाहर खड़े हुए गार्ड ने मुझे रोक लिया था। कहने लगा, मालिक अभी थके हुए फैक्ट्री से आए हैं, वो किसी से नहीं मिलना चाहते। मैं वहां से वापस आ रहा था, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने साइकिल फौरन ही ओल्ड एज होम की तरफ मोड़ ली थी। मैं वहां पहुंचा और वहां का दरवाज़ा बजाया, ताकि मैं अपने माता पिता के बारे में वहां से पता कर सकूं। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे माता पिता वहां पर मौजूद नहीं हैं। वो लोग तो 4 महीने पहले ही वहां से चले गए। वहां के लोगों ने बताया कि कुछ लोगों की टीम उन्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आई थी और उन्होंने पिताजी से कुछ बात की और वो मेरे माता पिता को अपने साथ ले गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने ओल्ड एज होम वालों से और भी जानकारी निकलवाने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं पिताजी के बारे में और कुछ भी जानना चाहता था कि आखिर मेरे पिताजी तरक्की हासिल कर चुके हैं, तो फिर उनको इतनी तरक्की कैसे मिली, कैसे उनकी किस्मत बदल गई। जब से मैंने जन्म लिया था, तब से ही अपने माता पिता को गरीब देखा था। मेरे पिता ने अखबार बेचकर अपना गुजारा किया था, तो फिर अब मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं घर आया तो अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगा। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि आज मैंने पिताजी को बड़ी सी गाड़ी में बैठे हुए देखा। वो किसी मालिक की तरह बैठे हुए थे, और जब मैं ओल्ड एज होम गया तो वहाँ से मुझे पता चला कि वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मेरी पत्नी कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे माता पिता को ओल्ड एज होम में रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं। भला इन 6 महीने में वो इतने अमीर कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा, ये बात सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से पिताजी को बड़े से बंगले के अंदर जाते हुए देखा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा कहती रहती थी, इन्हें घर से निकाल दो, घर से निकाल दो। आज अगर वो हमारे साथ रह रहे होते और हमारे साथ रहते हुए उनकी किस्मत बदल गई होती, तो उनके साथ साथ हम भी ऐश कर रहे होते। मेरी पत्नी शर्मिंदा होते हुए कहने लगी कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारे माता पिता की किस्मत बदल जाएगी। मैंने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी बात मानकर। अगर मेरे माता पिता यहाँ होते तो मैं भी खूब अमीर होता, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ हाथ से चला गया। अब मुझे कुछ ना कुछ करना था। अगले दिन मैंने फिर से साइकिल उठाई और उसी बंगले पर पहुंच गया था, ताकि अपने पिताजी से मिलकर बात कर सकूं, और अगर मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी तो मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा, क्योंकि मेरे घरेलू हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा, मैंने गार्ड से कहा कि उनको बताओ कि उनका बेटा अहम
उनसे मिलने के लिए आया है। गार्ड ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। फिर जब उसने अंदर जाकर मेरे बारे में बताया तो पिताजी ने मुझे अंदर आने को कहा, और जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें उनका घर देखकर चमक गई थी। ये मेरे पिताजी का ही घर था, क्योंकि सामने सोफे पर मेरी मम्मी सेहतमंद कंडीशन में बैठी हुई थी और उनके ही बराबर में पिताजी बैठे थे। उनके हाथ में कॉफ़ी का कप था। घर में नौकर काम कर रहे थे। पिताजी मुझे देखकर कहने लगे कि बैठो, तो मैं उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। मम्मी ने मुझे मोहब्बत भरी नज़र से देखा। अभी भी उन दोनों के चेहरे पर मुझे गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वो दोनों तो मुझे मोहब्बत की नज़रों से देख रहे थे। मैंने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। कहने लगे कि अच्छा, तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, तभी तो तुम्हें अपने माता पिता की याद आई है, वरना तो तुम्हें अपनी माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती थीं। पिताजी कहने लगे कि ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हमारी जो ज़मीन बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, उसको ज़िंदगी मिल गई है। आज वो करोड़ों के भाव बिकने वाली ज़मीन है, करोड़ों में बिक गई। जो ज़मीन नदी के किनारे बसी हुई थी और उसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, ऊपर वाले ने उसे मुझे वापस कर दिया। सर्वे वाले लोग मोहल्ले में आए होंगे, मगर उन्हें मोहल्ले से पता चला कि तुमने हमें ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है, तो वो लोग हमें ढूंढते हुए वहां तक आ गए और उन्होंने कहा कि वो हमारी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। हजारों की ज़मीन अब करोड़ों में बिक गई। मैंने वो ज़मीन बेचकर रकम ले ली, आधे पैसे अपने कारोबार पर लगाए, एक तेल की फैक्ट्री खोल ली और आधे पैसों से ये बड़ा और नया घर बनाया। अब हमारा अपना घर है, हमें तुम्हारे घर की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ तक कि तुम्हारी माँ का इलाज भी बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, बहुत महंगे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे दिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी माँ की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे हालात बुरे हो चुके हैं। पिता होने के नाते मैं तुम्हें घर का राशन डलवा देता हूँ, ताकि तुम्हें ये न लगे कि तुम्हारे पिता ने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो और हमेशा रहोगे। मगर तुम ये भूल गए थे कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुमने हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। बच्चों से अगर कोई गलती हो जाती है तो उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे तो बड़े होने के बाद अपने माता पिता की हर सही बात को भी गलती का मोड़ दे देते हैं। मैंने जल्दी से पिताजी के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। पिताजी कहने लगे कि हाँ बेटा, मैं जानता हूँ ऊपर वाले ने तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिला दिया, मगर माफ़ करना, मैं सिर्फ इस घर में रहकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ना तो तुम्हारे घर जा सकता हूँ और ना तुम्हें अपने घर आने दे सकता हूँ, क्योंकि औलाद का असली रूप तो बुढ़ापे में ही दिखाई देता है। मैंने पिताजी से बहुत माफ़ी मांगी थी, उनसे कहा था कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मगर उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, पिताजी ने मुझ पर बहुत सारे उपकार किए। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मुझे नौकरी दे दी, मेरे घर में राशन डलवा दिया, बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा कर दी और मुझे खर्च के लायक थोड़े बहुत पैसे दे दिए। लेकिन उन्होंने मुझे अब अपना बेटा नहीं माना। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, अपने माता पिता के लिए तरसता हूँ, लेकिन मैंने जो ज़ख्म अपने माता पिता के दिल पर छोड़ दिए, वो शायद कभी नहीं भर सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।